ये रकम बाबा जुम्मा के मकान की थी। उन्होंने अपना मकान इकबाल चाय वाले को बेच दिया था, इस शर्त पर जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही इस मकान में रहूंगा, मेरे मरने के बाद ये तुम्हारा है। बैंक से फारिग होने के बाद जब आदिल और बाबा जुमा वापस आए तो मोहम्मद तुफैल उनके इंतज़ार में बैठा हुआ था और चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो चुकी थी। बाबा जुमा ने कहा, आदिल बेटा, नीचे प्याला पड़ा हुआ है, ये चाय इसमें डाल दो और इकबाल से कहो खुद 4 कप चाय लेकर आ जाए और बिस्कुट भी बोल दो इसे। थोड़ी देर बाद इकबाल 4 कप चाय लेकर आ गया। सब ने चाय पी। उसके बाद बाबा जुम्मा ने एक स्टाम्प पेपर अपनी बोरी के नीचे से निकाला जिसके ऊपर वो खुद बैठे थे और उसके एक कोने के नीचे स्टाम्प पेपर रखा था। मोहम्मद तुफैल और आदिल बेटा, मैंने अपना मकान मोहम्मद इकबाल को बेच दिया है। तुम दोनों गवाह हो। इस स्टाम्प पेपर पर मैंने दस्तखत और अंगूठा लगा दिया है। तुम दोनों भी गवाहों की जगह दस्तखत कर दो और ये कागज़ इकबाल को दे दो। उन्होंने ऐसा ही किया, खामोशी से बगैर कुछ पूछे हुए, और कागज़ इकबाल को दे दिया। इकबाल चाय वाला मकान खरीद कर भी उदास था। इकबाल बेटा, मुबारक हो तुम्हें। बाबा जुमा ने इकबाल को वापस अपनी दुकान की तरफ जाने से पहले कहा। इकबाल जा चुका था। आज बिलाल साहिब नज़र नहीं आ रहे हैं? मोहम्मद तुफैल ने बाबा जुमा से पूछा। मोहम्मद तुफैल, वो असर के बाद आता है, अभी तो ज़ोहर भी नहीं हुई। बाबा जी, ये 5 लाख है, मेरी कमेटी निकली थी। दूसरी कमेटी ही निकल आई थी, आज मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ। मोहम्मद तुफैल ने एक काले कपड़े में लिपटे हुए छोटे बड़े नोट बाबा जुमा को एहतराम से दिए। आदिल बेटा, ये पैसे पकड़ लो और घर जाकर गिनती करना, यहाँ नहीं, ये मेरे बिलाल की अमानत है तुम्हारे पास। आदिल ने जल्दी से वो रकम पकड़ ली और अपने बैग में डाल ली। बाबा जी, मैं आपका और इस बच्चे का दीन नहीं दे सकता। आपने मुझे तबाही से बचा लिया, मैंने बैंक का कर्ज भी उतार दिया है। बिलाल के दिए हुए पैसों से और मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चल पड़ा है और अपनी बहनों का हिस्सा भी मैंने देने का वदा कर लिया है उनके साथ। मोहम्मद तुफैल एक सहाबी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़। उन्होंने अपने इंतकाल के वक्त 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े और एक दीनार तकरीबन माशे वज़न का सोने का सिक्का था। आदिल बेटा, बाकी हिसाब किताब तुम कर लेना उनकी दौलत का। उनकी तिजारत के 4 उसूल थे, याद रखो। बल्कि आदिल बेटा, लिख लो। 1, उन्होंने कभी उधार माल नहीं खरीदा था। 2, कभी उधार नहीं बेचा था। 3, ज़ख़ीरा कभी नहीं किया, ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए गाहक लग गया तो सौदा दे दिया। 4, और कभी अपने सौदे का ऐब नहीं छुपाया था। मोहम्मद तुफैल, इन बातों पर अमल करना, फिर देखना अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है तुम पर। और आखिरी बात, जल्दी से जल्दी बिलाल का कर्ज उतार देना। नूरानी मस्जिद में ज़ोहर की अज़ान शुरू हो चुकी थी। चुल्लू भाई मालिक ने बुलाया है। वो तीनों मस्जिद की तरफ चल दिए। आदिल ने वो बैग अपनी गाड़ी में रख दिया जिसमें 5 लाख रुपए थे, बिलाल की अमानत। नमाज से फारिग होकर इसने वो रुपए भी बाबा जुम्मा के अकाउंट में जमा करवा दिए। आदिल का अकाउंट भी इस बैंक में था और उसके रेफरेंस की वजह से बाबा जुम्मा का अकाउंट ओपन हुआ था। तुम्हारा स्कूल तो बड़ा शानदार है। जमाल रंधावा सारा स्कूल देखने के बाद बिलाल के ऑफिस में चाय पीते हुए बोले। गिलशेर खान उनके साथ था। बिलाल ने उन्हें अपना प्लाट भी दिखाया जो उसने खरीदा था। स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए जमाल रंधावा बिलाल की तरक्की से बहुत खुश थे। उनसे ज़्यादा गिलशेर खान के चेहरे पर खुशी थी उनके जाने के बाद। तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं, बिलाल ने फौजिया से कहा जो हंसने के बहाने ढूंढ रही थी। फौजिया आज बहुत खुश थी। सर, आपकी शादी तय हो गई है, इसलिए फौजिया ने अपनी हंसी की वजह बताई थी। वो तो ठीक है, मगर ये खुशियां कुछ और जाहिर कर रही हैं। सच सच बुतो अंदर की बात। सर, आज रात को लियाकत अली आ रहा है और उसके 10 दिन बाद हमारी शादी है। किस्म से सर, आप बड़े तेज़ हैं, कुछ भी कर लो आपको खबर हो जाती है। चेहरा देखकर आप दिल की बात जान लेते हैं। दरवाजे पर दस्तक के बाद नैना एक फ़ाइल पकड़े हुए ऑफिस दाखिल होती है। इसने वो फ़ाइल बिलाल के सामने रखी। सर, आप चेक कर लें। नवीन उर्फ नैना बोली। ठीक है, अब जाओ, मैं चेक करके बुझवाता हूँ। बिलाल ने फ़ाइल पर नज़रें जमाए हुए जवाब दिया। नवीन की तरफ देखा भी नहीं। नवीन बिलाल के चेहरे को देख रही थी और फौजिया उन दोनों को देख रही थी। नवीन के जाने के बाद फौजिया इसका हिजाब देखकर बोली। सर, जिस चेहरे पर निकाब हो इसे कैसे पढ़ते हैं आप? फौजिया जी, ये जो आंखें हैं ना, बड़ी सच्ची होती हैं, हमेशा सच ही दिखाती हैं और आपके अंदर का सच छुपाती भी नहीं है। बस नक सच देखने वाली और सच पढ़ने वाली होनी चाहिए। फौजिया का दिमाग काले जामनों की तरह बिलाल ने हिला दिया, जैसे काले जामन बरसात के दिनों में डब्बे में डालकर ऊपर से काला नमक डालकर जामन बेचने वाला हिलाता है। इस तरह बहुत सारी आंखों की बातों ने फौजिया का दिमाग हिलाकर रख दिया था। सर, आपकी बातें, आंखें सच मेरी समझ से बाहर हैं। फौजिया सर खुजाते हुए बोली।
सर मैं ही पागल हूँ जो उल्टे सीधे सवाल पूछती हूँ, बाद में मुश्किल जवाब सुनने पड़ते हैं। सीधी बात यह है, नैना अच्छी लड़की है, किसी से फजूल बात नहीं करती, बस देखती रहती है। किस्म से सर में भी उसका चेहरा देख नहीं सकी अभी तक, हमेशा निकाब करके रखती है। किसी का चेहरा देखकर भी आप इसका असली चेहरा नहीं देख पाते। कभी ऐसा भी होता है बंदे के ही अब देख लेते हैं अंदर तक इसके बातिन को। बिलाल ने संजीदगी से कहा, सर आज आप कुछ ज्यादा ही मुश्किल बातें कर रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, एक ग्रीन टी का बोल दो मेरे लिए और अपने लिए भी कुछ मंगवा लो। इसके बाद बिलाल फाइल चेक करने में मसरूफ हो गया था और फौजिया अपने काम में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद ऑफिस बॉय ग्रीन टी और चाय रख गया था। बिलाल ने फौजिया की तरफ देखा जिसने चाय में चीनी नहीं डाली थी। वो सारी बात समझ गया। वो क्यों आज फीकी चाय? बिलाल ने ग्रीन टी का सप लेते हुए पूछा। सर वैसे ही आप हमेशा कहते हैं चीनी कम डाला करो चाय में, फौजिया खिसियानी होकर बोली। बिलाल के चेहरे पर $1,000,000 मुस्कुराहट उभर आई। सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फौजिया को अंदाज़ा था बिलाल किस बात पर मुस्कुराया, फिर भी इसने पूछ लिया। बस यूं ही, बिलाल ने फौजिया की तरफ देखकर कहा। किस्म से सर आपकी नज़रें कोई बात नहीं छप सकती इनसे, फौजिया ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा। फौजिया जी, तुम लड़कियां शादी से पहले जितना वीक लिव्स करती हो शादी के बाद इससे डबल गेन कर लेती हो। 1 महीना के अंदर अंदर शादी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखो, अगर खुद को बदलना चाहती हो तो अपना लाइफ स्टाइल बदलो। ऐसा नहीं 1 महीना डाइटिंग और 2 महीने अय्याशी करो। सब कुछ के भूख रख के और हल्की फुल्की वर्जिश कम अज़ कम हफ्ता में 5 दिन, और ठंडा पानी बंद कर दो, ताज़ा पानी पियो, अगर हो सके तो नीम गर्म पानी, सेहतमंद रहो गी हमेशा। सर आप मीठा क्यों नहीं खाते? फौजिया ने एतराज़ किया बिलाल की आदत पर। तुम्हें किसने कहा मैं मीठा नहीं खाता? बस मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करता, मैं शहद इस्तेमाल करता हूँ और गुड़ भी खाता हूँ। बिलाल अपनी फीकी ग्रीन टी ख़त्म कर चुका था। सर आप गुड़ खाते हैं? फौजिया हैरत से बोली, जैसे गुड़ ना हो जहर हो। गुड़ महंगा हो गया और चीनी सस्ती, सेब सस्ते मिलते हैं और अमरूद महंगे मिलते हैं, मुर्गी सस्ती होगी और दालें महंगी, चाय सब पीते हैं फिर भी सस्ती, और लस्सी कोई कोई पीता है फिर भी महंगी। बीजी तब सिरा कर रही थी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर अपने बचपन को याद करते हुए। मेरे बचपन में नोशी बीबी मेरा दादा कितना कितना गुड़ मुफ्त दे देता, वेलने पर आए लोगों को सब रुपी कर भी जाते और गुड़ खाकर भी और गिने भी साथ ले जाते। वेलने पर आए लोग रुपी कर जाते, बस पीने की समझ आई है, बाकी कुछ नहीं, तोशी ने कहा बीजी को देखकर। दफर तुम हो और कहती मुझे रहती हो। बिलाल ने बताया तो था, वेलना गिने का रस निकालने वाली मशीन जो बैलों की मदद से चलती है और रुगिने के रस को कहते हैं। नोशी ने अपनी जहानत का सबूत पेश किया। ये लो, अब हाफिजा भी ठीक हो गया है। बिलाल की मोहब्बत में नोशी, मैडम तुम रात को डिनर तक भूल जाती हो, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? तोशी अब्रू चढ़ाते हुए बोली। तोशी ने बीजी को बुलाया था अपने कमरे में। वो बीजी से शौहर को काबू में रखने का राज जानना चाहती थी, मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कि बीजी से क्या पूछे और कैसे बात शुरू करे। बीजी आपको पता तो है ना हमारी शादियां तय हो गई हैं? तोशी रुक रुक कर पूछा शर्माते हुए। मेरे सामने तो दिन रखे थे, बीजी ने कुछ सोचकर जवाबदा ने नोशी और तोशी की तरफ देखा जो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रही थी। बेटा सब कुछ बताऊंगी, अभी तो 2 महीने पड़े हैं। बीजी समझ गई वो दोनों क्या पूछना चाहती है। आप आज ही बता दे हमें, इस बार नोशी ने पूछा बेकरारी से। बीजी ने हंसते हुए जवाब दिया, नोशी बेटी आप तो नसीबों वाली हो। बिलाल बेटा तो बड़ा सियाना है, बिल्कुल हमारे गांव के बड़े मियाँ जी जैसा। आप इस पर शक कभी न करना और लड़ना मत इसके साथ। एक बात और, उसके मरे हुए माँ बाप की इज्जत करना हमेशा, फिर देखना वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा, कभी तत्ती गर्म हुआ भी नहीं लगने देगा। ये लो मैंने बुलाया था आपको, बीजी और सारे मशवरे इसे ही दे रहे हैं। तोशी मसनूई नाराज़ी से बोली मुड़ बनाकर। तोशी बेटी तुम्हारी बात अलग है, ये जो ख़ानदानी लोग होते हैं शरीका बर्दारी वाले, ये मुख्तलिफ होते हैं। खा डॉक्टर ही क्यों ना बन जाएं आप, बट साहिब को एक भूख लगने ना देना और दूसरी भूख ख़त्म न करना। बीजी ने मुख्तसर जवाब दिया तोशी को, जो कुछ ज़्यादा सुनना चाहती थी नोशी के मुकाबले में। बीजी अब भी बिलाल की तरह मुश्किल मुश्किल बातें बता रही हैं, तोशी ने बेजारी से कहा। तोशी बेटी ये तो सीधी सी बात है, मेरी माँ ने मुझे बताई थी। डॉक्टर साहिब के खाने पीने का ख्याल रखना मतलब भूख लगने ना देना, और वो जो भूख खत्म ना करना, इसका क्या मतलब है? तोशी मुंह बनाकर बोली। नोशी खामोशी से बीजी और तोशी को देख रही थी।
मतलब ये कि हर वक्त डॉक्टर साहिब के साथ चिमटी मत रहना, थोड़ी दूरी बनाकर रखना। इस तरह मर्द भूखा रहता है और इसे हर वक्त अपनी बीवी का ख्याल रहता है और वो इसकी कदर भी करता है और इज्जत भी। बीजी ने सारी तशरीह कर दी दोनों बातों की। तोशी को बीजी की बात समझ आ गई। नोशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तोशी एकाएक फिर से बोल पड़ी फरमाइशी अंदाज से, बीजी कुछ और बुतो ना। और बताऊं? बीजी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो सुनो, डॉक्टर साहिब को हमेशा बट साहिब कहना, उनका नाम मत लेना और उनकी माँ को आंटी मत कहना, बल्कि जिस तरह डॉक्टर साहिब बुलाएं इस तरह बुलाना। और डॉक्टर साहिब को उनके रिश्तेदारों की मौजूदगी में पलट कर जवाब कभी ना देना। घर आकर भले 10 सुना लेना, वो तुम्हारी सुनेगा। महफिल में इसकी एक मानोगी तो तन्हाई में वो तुम्हारी 10 मानेगा। तोशी बेटी, याद रखना, मेरी बातों को पूरी जिंदगी राज करोगी डॉक्टर साहिब के दिल पर। बीजी, मुझे भी राज करना है बिलाल के दिल पर, मैं भी इन बातों पर अमल करूं क्या? नोशी भोली सूरत बनाकर बोली। ना नोशी बेटी, आप तो पहले ही से रानी हो। ये तो तोशी को इस खानदान में अपनी जगह बनानी है, इसलिए इससे ये बातें बता रही हो। बिलाल का खानदान तो तुम्हारे साथ से शुरू होगा और ये सारी बातें तो उखड़ मर्दों को काबू करने वाली है। बिलाल तो दरवेश है, बिल्कुल सीधा साधा शरीफ आदमी। अच्छा, मैं चलती हूँ, किचन में बहुत काम बाकी है। SMS कामचूर मोबाइल पर गाने सुन रहा होगा। बीजी ये कहकर कमरे से चली गई। मैं तो बीजी को इनवी ही समझती थी, ये तो बड़े काम की बातें जानती हैं। तोशी बोली बीजी के जाने के बाद। ठीक कह रही हो, नोशी ने तायद की। ठीक कह रहे हैं अब खान साहिब। जमाल रंधावा ने गिल शेर खान की किसी बात की तस्दीक की, जो कि सियालकोट की तरफ जाते हुए गुजरावाला शहर से गुजर रहे थे। ब्लैक मर्सिडीज में पिछली सीट पर जमाल रंधावा बैठे हुए थे और आगे ड्राइवर के साथ गिल शेर खान बैठे थे। शुक्र है खुदा का, बच्चियों के रिश्ते तय हो गए। अब मैं शादी तक यही रहूंगा। आप अपना और हसीब खान का पासपोर्ट बनवा लें। अब अगर जाना पड़ा अमेरिका या यूरोप तो अब बाप बेटा जाएंगे। जमाल ने गिल शेर खान से कहा। गाड़ी अब छेछर वाली नहर के साथ साथ दौड़ रही थी। काफी देर गाड़ी में खामोशी रही। अब वो डस्का की तरफ जा रहे थे। वैसे आपने अच्छा किया, मेरे आने से पहले ही डॉक्टर मोहसिन का पता करवा लिया था। जमाल रंधावा ने गिल शेर खान की तारीफ की। गिल शेर ने जिस दिन तोशी को पहली दफ़ा देखा था मोहसिन के साथ, इसने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी थी। जब इसे पता चला कि मोहसिन दोस्त है बिलाल का तो वो मुतमईन हो गया था। रंधावा साहिब, नाम तो मेरा गिल शेर है, मगर ये खूबियां बिलाल बेटा में है। वो गिल यानी फूल की तरह नर्म है, बात करता है तो इसकी बातों से खुशबू आता है। गिल की तरह हुसैन है अंदर बाहर से, और शेर की तरह बहादुर भी है। हम तो इसका दिलेरी देखकर बहुत मुतासिर हुआ। इस दिन वो MNA के घर में जाकर ऐसे दिलेरी से बात किया, हम खुश हो गया था। गिल शेर खान उर्दू बोल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता पश्तो के अंदाज में, बिल्कुल पख्तूनों की तरह। जमाल ने गिल शेर की बात सुनकर अपने गिले की टाई सीधी की। बिलाल की तारीफ सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। रंधावा साहिब, एक बात और है, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, इसलिए बता रहा हूँ। वो अपना शुएब बेटा का उठना बैठना गलत लोगों के साथ है। गिल शेर खान एहतियात से बात कर रहे थे, मोहतात होकर। खान साहिब, अब खिल कर बात करो, मैं सुनूंगा। मुझे आप पर एतमाद है, आप कोई गलत बात नहीं करते जब तक इसकी मुकम्मल छानबीन न कर लें। जमाल रंधावा ने गिल शेर को एतमाद दिया। रंधावा साहिब, शुएब बेटा शराब और चर्स पीता है, क्रिकेट के मैचों पर जुआ भी लगाता है और बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती भी है। गिल शेर ने सारी रिपोर्ट दी, अपने नाहीद को बताया। जमाल रंधावा ने पूछा फिक्रमंदी से। जी, वो बेगम साहिबा को खबर है, गिल शेर खान ने दुखी अंदाज से जवाब दिया। जमाल रंधावा सुनकर दुखी हो गए और अपनी नज़रें गाड़ी से बाहर जमा दें, जहां सड़क के दोनों अतराफ गंदुम की फसल के छोटे छोटे पौधे सजे हुए थे। ज़मीन के विशाल सीने पर वो गंदुम, जिसको खाने के बाद ही से दुनिया सजी और जैसे खाए बगैर गुजारा भी नहीं। भूख जिंदा रहती है तो ख्वाहिश खुद ब खुद मर जाएगी। ख्वाहिश को मारना ही फ़कीरी का नाम है। उधर आपकी ख्वाहिश फौत हुई, उधर फ़कीरी जिंदा हो जाती है। बाबाजी, मैं समझा नहीं, प्लीज़ समझाएं, वो आदिल अकील बेचीनी से बोला। आदिल बेटा, बात तो आसान सी है कि वो सिर्फ ज़िंदगी को बचाने के लिए इंसान की ख्वाहिश होती है। ये भी खा लो, वो भी खा लो, भूख नहीं होती। ज़्यादा खाना भूख को मारता है और ख्वाहिश को जिंदा रखता है, और कम खाना भूख को जिंदा रखना और ख्वाहिश को मारने का नाम है। याद रखो, भूख ही ताकत है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। एक मुसलमान में नेकी करने की भूख होनी चाहिए। बाबाजी, मैं बिलाल भाई जैसा बनना चाहता हूँ, आदिल ने संजीदगी से कहा। बाबा जुम्मा को कल तक आदिल अकील तनकीद करता था, बिलाल अहमद पर आज इस जैसा बनना चाहता था।
संजीदा भी और खुश अखलाक भी, बाहर से देखो तो जेंटलमैन और अंदर झांको तो मोमिन, मुस्कुराता चेहरा और नर्म जुबान, रहम करने वाला दिल और अता करने वाला हाथ, ये सारी खूबियां हैं बिलाल भाई में। आदिल अकील बिलाल की तारीफ कर रहा था। बाबा जुमा तकलीफ के बावजूद पूरे चेहरे से मुस्कराए। बाबा जुमा बहुत खुश हुए आदिल की बात सुनकर। आदिल बेटा, तुमने लाइल्मी में आगे पीछे नबी पाक की एक हदीस का मफ़हूम बयान कर दिया। अल्फाज आगे पीछे थे, तुम्हारा मफ़हूम ठीक था। आका करीम की एक हदीस का मफ़हूम है, अहल जन्नत की 4 निशानियाँ हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, नर्म ज़ुबान, रहम करने वाला दिल और अता करने वाला हाथ। एक दूसरी हदीस का मफ़हूम है, दीन का खुलासा है, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। बाबा जुम्मा ने खांसते हुए जवाब दिया। इस दौरान बिलाल वहां आ गया। इसने बाबा जुम्मा का चेहरा देखा तो परेशान हो गया, जिस पर तकलीफ वाज़े नज़र आ रही थी। इसने आकर बाबा जुम्मा की पेशानी को हाथ लगाया तो मालूम हुआ बाबाजी को तेज़ बुखार था। अब भी बाबाजी कमाल करते हैं, बुखार में यहाँ बैठे हुए हैं, बिलाल फ़िक्रमंदी से बोला। इसने बाबा जुम्मा को सहारे से उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। इसने इकबाल को कहा, बाबाजी का सारा सामान संभाल ले। इकबाल को फ़ोन करने के बाद वो गाड़ी में बैठा। आदिल अकील उसकी टेंशन देख रहा था, लेकिन बिलाल की पेशानी पर शिकन तक न आई। आदिल के लिए जो पिछले 3 घंटे से बाबाजी के साथ था, वो बाबाजी की तकलीफ को देख ही ना सका और बिलाल एक नज़र में जान गया। आदिल एहसास शर्मिंदगी में मुब्तला था। थोड़ी देर बाद वो डिफेंस में वाक़ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। आदिल भी अपनी गाड़ी पर बिलाल के पीछे हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर ने बिलाल को बताया, अभी तो बुखार की समझ आ रही है, बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा। कल शाम तक इनकी सारी रिपोर्टें आ जाएंगी। डोनट वरी। डॉक्टर ने बिलाल को तसल्ली दी, अब घर जा सकते हैं। रिपोर्ट्स देखकर अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें एडमिट कर लेंगे। बिलाल बाबा जुम्मा को उनके घर ले आया। आदिल भी साथ था। बाबा जुम्मा को पलंग पर लुटाने के बाद बिलाल ने पूछा, बाबा जी क्या खाएंगे आप? इतने में इकबाल भी पहुंच गया। इससे आदिल राब्ते में था। इकबाल बेटा, क्या पकाया है घर पर? बाबा जुम्मा ने रुक रुक कर इकबाल से पूछा। मैं सीधा यहाँ आया हूँ, घर नहीं गया, इकबाल ने जवाब दिया। बेटा, मेहमान आए हैं, घर से खाना ले। बिलाल बेटा, मुझे वज़ू करवा दो, मगरिब भी क़ज़ा हो गई है। इशा तो अदा पढ़ लूँ। बिलाल ने चूल्हे पर पानी गर्म किया और बाबा जुम्मा का वज़ू करवाया। अब उनका बुखार काफ़ी हल्का हो गया था और वो खुद उठकर बग़ैर सहारे के गुस्ल खाना तक गए थे। बाबा जुम्मा ने घर पर ही नमाज अदा की। बिलाल और आदिल गांव की मस्जिद में नमाज पढ़कर आ चुके थे। कुछ देर बाद इकबाल और एक छोटा लड़का उम्र 11-12 साल खाना लेकर आ गए थे। वो बच्चा इकबाल का बड़ा पोता था। देसी घी में देसी मुर्गा, जिसमें सुर्ख मिर्च की रंगत वाज़े नज़र आ रही थी। सब खाने के लिए बैठ गए थे। साथ में पुदीना, हरी मिर्च और धनिये की चटनी गर्म गर्म चुपतियों के साथ। आदिल अकील को खाना खाते हुए जनवरी की सर्दी में भी पसीना आ गया था। वजह यह थी, सालन में मिर्च बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा आदिल ही ने खाया। बाबा जुम्मा ने आधी चपाती खाई, सालन बग़ैर नाम के खाया। खाने से फारिग होकर इकबाल भाई, मैंने इतना टेस्टी चिकन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया। मगर आदिल ने कहा, मिर्च बहुत ज़्यादा थी। इकबाल ने बात काटते हुए बात मुकम्मल की। इसकी रेसिपी बताएंगे? आदिल ने पूछा। क्या बताएंगे? इकबाल ने सवाल दोहराया। इससे आदिल की बात की समझ नहीं आई थी। इकबाल भाई, पकाने का तरीक़ा पूछ रहा है। आदिल बिलाल ने ट्रांसलेटर का रोल अदा किया। पकाने का तरीक़ा, घर के देसी घी में घर का देसी मुर्गा, नमक डाला, सलोनिटा और लोढ़ी पर पुसी हुई भगर वाली लाल मिर्च डाली और चढ़ा दी चूल्हे पर। सीधा सा तरीक़ा है पकाने का। इकबाल ने सीना तन कर जवाब दिया। इतने बड़े और मशहूर आदमी का बेटा उसके खाने की तारीफ़ के साथ साथ तरीक़ा भी पूछ रहा था। इस बार आदिल इकबाल की बात समझ नहीं पाया। बाबा जुम्मा, जो कि अपने पलंग पर टेक लगाकर बैठे हुए थे, आदिल और इकबाल की बातों से महजूज हो रहे थे। बिलाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। एक इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी एक अंगूठा छाप से कैसे बात करता है, बिलाल ये देख रहा था। आदिल की कोशिश थी कि वो इकबाल से आम फहम और सादा अल्फाज में बात करे, और इकबाल ने सारे मुश्किल अल्फाज इकट्ठे कर लिए अपने दिमाग में। आदिल से बात करने के लिए फिर भी स्पोक पर्सन की ज़रूरत पेश आ रही थी, जो ड्यूटी बिलाल अदा कर रहा था। सलोनिटा, लोढ़ी, बगर वाली मिर्च। आदिल ने इकबाल के अल्फाज मुंह में दे रहे। रेड चिली ग्रिल्ड इन स्टोन। बिलाल ने फिर से आदिल की मुश्किल आसान की। आदिल साहिब, सलोनिटा इस पत्थर को कहते हैं जिस पर साबित सुर्ख मिर्च पीसी जाती है, और लोढ़ी इस गोल पत्थर को कहते हैं जिससे पीसते हैं या रगड़ते हैं, और भगर तो आम बोला जाने वाला लफ्ज़ है जो
पुराने मेवाती थे, वो हाथ से साबित सुर्ख मिर्च सलोनिटा और लोढ़ी पर पानी डालकर रगड़ते थे, फिर इसको खाने में डालते थे। अब ये रिवाज कम हो गया है, नई नस्ल इतनी मशक्क़त में नहीं पड़ती। बिलाल ने सारी तफसील फिर से बताई। बिलाल भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी बहू भी नहीं करती। हाँ, मेरी घर वाली जब भी हांडी पकाती है तो वो अपने हाथ ही से मिर्च रगड़ कर डालती है हांडी में। इकबाल ने जल्दी से कहा, जैसे बिलाल ने इसके दिल की बात बोली हो। बिलाल ने बाबा जुम्मा को दवाई खिलाई और उसके बाद बाबाजी की फरमाइश पर अपने हाथ की गुड़ वाली चाय बनाई, खालिस दूध डालकर। इकबाल, बेटा चाय बनाना सीखो बिलाल से। बाबा जुम्मा ने इकबाल से मजाक किया। अब बाबा जुम्मा की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, जो कि उनके चेहरे से नज़र आ रहा था। आदिल को भी बिलाल के हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद आई। आदिल बेटा, किसी दिन बिलाल के स्कूल ज़रूर जाना, मैंने ही इफ्तिताह किया था। क्यों इकबाल, याद है? जी बाबा जी, इकबाल ने अकीदत से जवाब दिया। आदिल बेटा, तुम्हें पता है हमारे तालीमी निज़ाम में ख़राबी किया है? आदिल ने नफ़ी में सर हिला दिया। ख़राबी ये है कि हमने साइंस और कुरान को अलग अलग कर दिया है। दीनी मदरसों में सिर्फ शरई उलूम पढ़ाए जाते हैं और हमारे स्कूलों में सिर्फ दुनियावी उलूम पढ़ाए जाते हैं। मदरसे के आलम फाजिल को साइंस की खबर नहीं और आज के पढ़े लिखे को दीन की खबर नहीं। हद तो ये है कि एक आलम फाजिल को ये पता नहीं होता H2O का क्या मतलब है, और आके पढ़े लिखों को वुज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ का इल्म नहीं होता। गुस्ल और वुज़ू करना नहीं आता। अल्लाह मेरे बेटे की मदद करे, जिसके स्कूल में कुरान भी पढ़ाया जाता है और साइंस भी। यहाँ के पढ़े बच्चे आलम फाजिल भी होंगे और वही बच्चे साइंसदान भी होंगे। बेटा, शरई उलूम को और साइंसी उलूम को इकट्ठा करके ही हम तरक्की कर सकते हैं। बस एक ऐसी नस्ल तैयार हो जाए तो फिर मंजिल करीब है। हमने मोहब्बत के रास्ते पर चलकर इल्म तलाश करना है और हमारी मंजिल अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा होनी चाहिए। फिर सबको इंसाफ भी मिलेगा, तरक्की और खुशहाली भी होगी। बाबा जुम्मा अब ठीक थे। बिलाल ने उनको गौर से देखा। 10 बज गए थे। बातों बातों में आप लोग अब जाओ। बाबा जुम्मा ने हुक्म दिया। सब जाने के लिए तैयार हो गए। इकबाल बेटा जाओ, सुबह फजर के वक्त मस्जिद में मुलाकात होगी। इकबाल बेटा, खाने का भी शुक्रिया। इकबाल ने बर्तन उठाए और चला गया। सबसे पहले बाद में आदिल और बिलाल निकले जाने के लिए। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, बिलाल आ गया था। बाबा जुम्मा ने आवाज़ दी, आदिल बेटा रुको। आदिल वापस आ गया। बिलाल घर के बैरूनी दरवाजे से फिर वापस पलट आया। जब वो वापस कमरे में आया तो आदिल कुर्सी पर बैठा हुआ था, बाबा जुम्मा के पास। बाबा जुम्मा पलंग पर टेक लगाए बैठे थे। बिलाल आगे बढ़ा और बाबा जुम्मा के गिले लग गया। मैं ठीक हूँ बिलाल बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। बाबा जुम्मा ने अपने दोनों हाथों में बिलाल का चेहरा लेते हुए इसकी पेशानी चूम ली। आदिल को याद आया, मस्जिद में इस दिन इसी तरह बाबा जुम्मा ने आदिल की पेशानी भी चूमी थी। बिलाल ने कमरे से वापस जाते हुए दाखिली दरवाजे से मोड़कर एक बार फिर बाबा जुम्मा को अकीदत से देखा और वहां से चला गया। आदिल मजीद आध घंटा बाबा जुम्मा के पास बैठा, फिर इसे भी जाने का हुक्म मिल गया। वो आदिल बेटा, बाहर का दरवाज़ा बंद कर देना, मैं बाद में कुंडी लगा लूँगा। बाबा जुम्मा ने आदिल को कहा। ठीक है बाबाजी, कल जुम्मा है, मैं इफ्तारी का सामान घर से तैयार करवा कर लाऊंगा, हम रोज़ा इकट्ठे खोलेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, आदिल ने जाते हुए अकीदत से कहा। डॉक्टर हाजिरा नियाज़ी कमरे की लाइट ऑन करती हैं तो उनकी नज़र उज़्मा पर पड़ती है, जो इजी चेयर पर लेटी हुई थी। ये क्या हाल बना रखा है? मुझे मेड ने बताया तुमने 2 दिन से खाना भी सही तरह से नहीं खाया, क्या बात है जानी? हाजिरा ने उज़्मा को उठाकर गिले लगाया, इसके गालों पर प्यार किया और उज़्मा के बिखरे हुए काले सिया गैसू गालों से उठाकर पीछे की तरफ कर दिए। ऐसे ही लेटी हुई थी, इतनी सर्दी है। 2 दिन शादी के दौरान भी मुझे तुम्हारा ही ख्याल रह रह कर आ रहा था। बुखार तो नहीं है? बीपी चेक करती हूँ। आनी में ठीक हूँ, अब क्यों फिक्र करती हैं? उज़्मा ने बाजू पकड़कर हाजिरा को बिठा लिया था अपने सामने सोफ़ा पर। प्रोफेसर साहिब का फैमिली फंक्शन ना होता तो मैं मियाँ वाली 2 दिन के लिए कभी ना जाती तुम्हें छोड़कर। डॉक्टर हाजिरा ने जाने की वजाहत पेश की। अत्सो के आनी, अब क्यों टेंशन ले रही हैं? अभी डिनर करती हूँ तो फिर देखिएगा। हाजिरा नियाज़ी ने ज़ीरक खातून की तरह उज़्मा को देखा जांची निगाहों के साथ। क्या देख रहे हैं आनी? उज़्मा ने पूछा। देख रही हूँ कि अब तुम डिप्रेशन में भी रिलैक्स नज़र आती हो। ये सब बिलाल की वजह से हुआ है। क्या बिलाल से झगड़ा हुआ है? झगड़ा ही तो वो नहीं करता, बस देखता रहता है। आपके अंदर बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह सब कुछ वो देख लेता है, सिवाय मेरे दिल के। आनी, इससे दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। हैरत है, तुम एक डॉक्टर होकर ये दकियानुसी बातें कर रही हो।
आनी अब ठीक कहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी अपने दिल से कहा था वेरी फनी। ओज़मा की आवाज़ ने बिलाल की मोहब्बत का चोला पहना हुआ था और उसका अन बिलाल के रंग में रंगा जा चुका था। आनी, मैंने इसे प्रपोज कर दिया था इस दिन और वो मुझे देख रहा था, हया की नज़रों से मेरे अंदर तक, मेरे जिस्म से आगे मेरी रूह को। आनी, आपको पता है इन सालों में इतनी मुलाकातों के दौरान इसने मुझे गलती से भी नहीं छुआ, फिर भी इसके हाथों का लम्स मैं अपने पूरे जिस्म पर महसूस करती हूँ और उसकी सांसों की महक अपने होंठों पर महसूस करती हूँ और उसके जिस्म की खुशबू से मेरा रोम रोम मुअत्तर हो गया है। कमान उज़्मा, ये अब नॉर्मल बातें मत करो जानी। आई एम शाकिब, तुम बिलाल के मुशाहदे को दुरुस्त और मेरे तजर्बे को गलत साबित कर रही हो। चुल्लू उठो और फ्रेश होकर आओ, मैं डिनर का कहती हूँ। उज़्मा उठी और वाशरूम में चली गई। हाजिरा भी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद हाजिरा कमरे में दाखिल हुई तो इसके पीछे खाने की ट्राली भी थी जो मुलाजिम लेकर आया था। अब जब ज़रूरत हुई तो आपको बिला लूँगी, इसने मुलाजिम से कहा था। उज़्मा ने खाना खाया जैसे पिछले 2 दिन से कुछ ना खाया हो। खाने से फारिग होकर वो हाथ धोकर आ चुकी थी। अब वो पहले वाली उज़्मा लग रही थी जो तख़य्युल की दुनिया से बाहर आ चुकी थी। किसका मुशाहिदा और किसका तजर्बा? उज़्मा ने मुस्कुराकर पूछा था। वो हाजिरा की आखिरी कही हुई बात भूली नहीं थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डर गई थी कहीं तुम नर्वस ब्रेकडाउन ना कर जाओ। हाजिरा मुस्कुरा के बोली। वो मुशाहिदा और तजर्बा? उज़्मा ने फिर से अपना सवाल याद कराया हाजिरा को। तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब बिलाल से तुम्हारी पहली मुलाकात हुई, इस दिन जब तुम घर लौटी तो खुश थी, फिर तुमने संडे को भी हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया। दूसरी मुलाकात के बाद तुम में कुछ और तब्दीली आई। तीसरे संडे तुमने मुझे रात डिनर करते हुए पूछा, आनी संडे परसों आएगा? इस दिन भी संडे ही था और तुम बिलाल से मिलकर ही आई थी। तब मुझे तजस्सुस हुआ, तुम्हारी तरह मुझे भी संडे का इंतज़ार था। चौथे संडे मैंने तुम्हारा पीछा किया। ये तो बिलाल है। जब मैंने तुम्हें बिलाल के साथ देखा तो खुशी से दिल में कहा, मैं बिलाल को इसके बचपन से जानती थी। मैं मुतमईन हो गई। अगले दिन यानी पीर को मैं उसके स्कूल चली गई। इसने मुझे दोपहर का खाना खिलाया और ख़ुद नहीं खाया। मेरे पूछने पर मुझे खबर हुई बिलाल का रोज़ा है। तब मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी, बिलाल बेटा, उज़्मा को थोड़ा वक्त दिया करो, इसे तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है। तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो से मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिलाल बोला, खाला जी, मेरी तवज्जो से वो ठीक तो हो जाएगी, मगर तवज्जो का पानी उसके मोहब्बत के नन्हे पौधे को ज़्यादा सैराब करेगा और देखते ही देखते वो एक मज़बूत दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऐसा नहीं होगा जब तुम इससे ये बुतोगे कि तुम बचपन से मंसूब हो नसीम से। मैंने कहा था, मैंने इसकी नज़र में पहली ही मुलाकात में वो मोहब्बत देखी थी जो एक लड़की को होती है मुखालिफ जिन से। खाला जी, ये मेरा मुशाहिदा है, बिलाल ने जवाब दिया। बिलाल बेटा, तुम्हारा मुशाहिदा गलत है। औरत अपनी मोहब्बत में शराकत नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये मेरा तजर्बा है, मैंने बिलाल को समझाया था। खाला जी, आप बड़ी हो, मैं आपके तजुर्बे को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे खदशा है कल को वो उसी डिप्रेशन में वापस ना चली जाए जिससे आज हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह, मैंने बिलाल को जवाब दिया था। हाजरा माजी के किवाड़ बंद करके हाल में बैठी हुई थी और कायली आंखों से मुस्तकबिल के दरीचों से आगे देखना चाहती थीं और उज़्मा अपनी आनी को देख रही थी। उज़्मा के कुल्ली जैसे होंठों पर नन्ही सी मुस्कुराहट उभरी। वो अपनी खाला के गिले लगी प्यार से। इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा आनी, मैं आपके तजुर्बे को सच साबित करूंगी। उज़्मा का सर अपनी खाला के कंधे पर था और उसका दिल बिलाल की याद में। मिस्टर बिलाल, तुम्हारी उन्हें बातों पर तो मैं मर मिटी हूँ, इसने दिल में कहा।